इंडिया में हमें बचपन से एक ही कहानी सुनाई जाती है। पढ़ाई करो, आईआईटी जाओ, आईआईएम जाओ, एक बढ़िया एमएनसी में जॉब लो और लाइफ सेट है। हमारे लिए सक्सेस का मतलब है सिक्योरिटी। हमारे लिए सक्सेस का मतलब है बैंक बैलेंस। हमारे लिए सक्सेस का मतलब है शर्मा जी के बेटे से आगे निकलना। लेकिन इमेजिन कीजिए एक आदमी को जिसने ये सब कुछ किया। वो हार्वर्ड गया। उसने 24 साल की उम्र में अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेची। उसके पास 265 मिलियन डॉलर्स थे। वो चाहता तो पूरी जिंदगी किसी प्राइवेट आइलैंड पर मोहितो पीते हुए गुजार सकता था। लेकिन उस आदमी ने वो सब कुछ ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं था। ये कहानी टोनी हेशिए की है, द सीईओ ऑफ ज़ैपोस। वो आदमी जिसने दुनिया को सिखाया कि एक बोरिंग कंपनी जो सिर्फ जूते यानी शूज बेचती है, वो दुनिया की सबसे कूल कंपनी बन सकती है। जिसने कस्टमर सर्विस को एक रिलीजन बना दिया। जिसने कहा कि अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं है तो आपका कस्टमर कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। ये कहानी एक ट्रेजेडी है। क्योंकि वो आदमी जो दुनिया को हैप्पीनेस बांट रहा था, डिलीवरिंग हैप्पीनेस, वो आखिर में अकेला, नशा मुक्त और टूटा हुआ मरा। एक 500 स्क्वायर फुट के शेड में, आग के बीच में, सिर्फ 46 साल की उम्र में। आज हम डिकोड करेंगे उस दिमाग को जो जीनियस भी था और टॉर्चर्ड भी। कैसे एक लड़के ने वर्म फार्म से शुरू करके बिलियन डॉलर एम्पायर खड़ा किया। क्यों उसने माइक्रोसॉफ्ट के मिलियंस ठुकरा दिए सिर्फ वाइब खराब होने की वजह से। और कैसे उसने ज़ैपोस को अमेज़न को बेचा, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये कहानी आपको बिजनेस सिखाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा ये आपको लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। स्वागत है द टोनी हेशे स्टोरी के पार्ट 1 में। द एशियन प्रोडिजी, द वर्म फार्म एक्सपेरिमेंट। टोनी हेशे का जन्म इलिनॉय में हुआ। लेकिन उसकी परवरिश बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी टिपिकल एशियन अमेरिकन या इंडियन फैमिली में होती है। उसके पेरेंट्स ताइवान से आए थे। उनका सपना सिंपल था। टोनी को या तो डॉक्टर बनना था या इंजीनियर या लॉयर। चौथा कोई ऑप्शन नहीं था। टोनी के पिता केमिकल इंजीनियर थे और माँ सोशल वर्कर थी। घर में डिसिप्लिन मिलिट्री जैसा था। टोनी को हर हफ्ते 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने पड़ते थे, वायलिन, पियानो और ट्रम्पेट। हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लाना कंपलसरी था। अगर ए माइनस भी आया तो घर में मातम छा जाता था। लेकिन टोनी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन वो रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो सिस्टम्स को हैक करना चाहता था। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उसने पढ़ा कि अगर आप अर्थवर्म्स को काट दो तो वो रीजनरेट हो जाते हैं और डबल हो जाते हैं। टोनी ने सोचा, ये तो पैसा छापने की मशीन है। उसने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए, मिट्टी का बॉक्स बनाया और वर्म्स पालने लगा। उसका प्लान था कि वो इन वर्म्स को ब्रीड करेगा और फिशरमैन को बेचेगा। वो रोज सुबह उठकर वर्म्स को चेक करता। लेकिन 1 महीने बाद जब उसने मिट्टी खोदी तो वहां वर्म्स नहीं थे। सारे वर्म्स मर चुके थे या भाग गए थे। ये टोनी का पहला फेलियर था। लेकिन इस फेलियर ने उसे तोड़ा नहीं। उसने सीखा कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, बिजनेस एग्जीक्यूशन होता है। सिर्फ वर्म्स लाने से पैसा नहीं बनता, उन्हें जिंदा रखना पड़ता है। इसके बाद उसने कस्टम बटन बनाने का बिजनेस किया। उसने न्यूज़लेटर बेचने का बिजनेस किया। जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसने वहां भी पढ़ाई से ज्यादा धंधे पर ध्यान दिया। वहां उसने क्विंसी हाउस ग्रिल संभाला, एक छोटी सी फूड जॉइंट डॉम के नीचे। यहाँ टोनी ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की। उसने देखा कि स्टूडेंट्स को पिज्ज़ा चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा पिज्ज़ा नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ स्लाइस चाहिए, और वो भी सस्ता। टोनी ने पिज्ज़ा $10 में खरीदा और स्लाइसेस $2 में बेचे। प्रॉफिट मार्जिन 300% से ज़्यादा था। यहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई, एल्फ्रेड लिन। एल्फ्रेड टोनी का सबसे बड़ा कस्टमर था। वो रोज़ पिज्ज़ा खरीदता था। बाद में पता चला कि एल्फ्रेड वो पिज्ज़ा खुद नहीं खाता था। वो ऊपर जाकर अपने रूम में उसे और महंगे दाम पर बेचता था। टोनी इंप्रेस हो गया। उसने सोचा, ये लड़का मेरा पार्टनर बनेगा। और वही एल्फ्रेड लिन आगे चलकर ज़ैपोस का सीएफओ बना। ये हार्वर्ड के दिन थे जहां टोनी ने सीखा कि बिजनेस करने के लिए सूट बूट की जरूरत नहीं है, बस एक गैप ढूंढने की जरूरत है। द कॉर्पोरेट ट्रैप, द संडे स्कैरीज। हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने के बाद टोनी ने वही किया जो हर अच्छा एशियन बच्चा करता है। उसने एक सेफ, सिक्योर, हाई पेइंग जॉब ली। कंपनी का नाम था ओरेकल। सैलरी थी $40,000 साल की, जो 1996 में बहुत बड़ी रकम थी। लाइफ सेट थी, पेरेंट्स खुश थे, दोस्त जेलस थे। लेकिन टोनी टोनी अंदर से मर रहा था। उसको ओरेकल का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहां लोग सिर्फ सैलरी के लिए आते थे। कोई पैशन नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी। टोनी सुबह उठता था और स्नूज बटन दबाते रहता था। उसको संडे स्कैरीज होने लगे। वो डर जो संडे शाम को लगता है कि कल मंडे है और ऑफिस जाना है। टोनी ने रियलाइज किया कि ये कॉर्पोरेट लाइफ एक वीडियो गेम जैसी है, जहां आप लेवल्स पार करते हो, लेकिन गेम कभी खत्म नहीं होता और आपको मजा आना बंद हो जाता है। सिर्फ 5 महीने बाद टोनी ने रिजाइन कर दिया। उसके बॉस ने पूछा, क्यों? तुम्हारे पास स्टॉक ऑप्शंस हैं, फ्यूचर है।
टोनी ने कहा, मुझे खुद का कुछ करना है। उसके पेरेंट्स पागल हो गए। तुमने ओरेकल की जॉब छोड़ दी? तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन टोनी को पता था कि अगर वो वहां रुक गया तो वो कंफर्ट जोन में मर जाएगा। उसने अपने दोस्त संजय मदान के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू की। आइडिया सिंपल था। इंटरनेट अभी नया था, बिजनेसेस को अपनी वेबसाइट बनानी थी, लेकिन कोई उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। टोनी ने सोचा, क्यों ना हम वेबसाइट्स पर दूसरी वेबसाइट्स के एड्स लगाएं। इस आइडिया का नाम था लिंक एक्सचेंज। द रॉकेट शिप, लिंक एक्सचेंज। लिंक एक्सचेंज का आइडिया आज हमें ऑब्वियस लगता है, बैनर एड्स। लेकिन 1996 में ये रेवोल्यूशनरी था। टोनी और संजय ने कोड लिखा और कुछ ही दिनों में उनके पास क्लाइंट्स आने लगे। पहले 10, फिर 100, फिर 1000। ग्रोथ इतनी तेज थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैनेज कैसे करें। उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया। पहले दोस्तों को हायर किया, फिर दोस्तों के दोस्तों को हायर किया। माहौल कैसा था? बिल्कुल कॉलेज जैसा। लोग शॉर्ट्स में आते थे, ऑफिस में पिज्जा बॉक्सेस पड़े रहते थे। लोग रात भर काम करते थे, काउंटर स्ट्राइक खेलते थे और कोडिंग करते थे। टोनी खुश था। ये वर्क नहीं लगता था, ये मस्ती लगती थी। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना शुरू किया। सकोया कैपिटल, जिसने गूगल और एप्पल में पैसा लगाया था, उसने टोनी को $3 मिलियन का चेक दिया। अब टोनी सिलिकॉन वैली का गोल्डन बॉय बन चुका था। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। कंपनी बड़ी होती गई, 20 लोग से 50, 50 से 100। अब वो हर किसी को नहीं जानता था। अब वो लोग हायर हो रहे थे जो सिर्फ रिज्यूमे पर अच्छे थे, लेकिन कल्चर में फिट नहीं थे। ये वो लोग थे जो 9 बजे आते थे और 5 बजे चले जाते थे। ये वो लोग थे जो पॉलिटिक्स करते थे। टोनी ने नोटिस किया कि अब वो सुबह उठकर खुश नहीं होता। उसको वही संडे स्कैरीज वापस आने लगे जो ओरेकल में आते थे। टोनी ने अपनी किताब डिलीवरिंग हैप्पीनेस में लिखा है, मैंने एक कंपनी बनाई ताकि मैं कॉर्पोरेट कल्चर से भाग सकूं, लेकिन मैंने गलती से अपनी ही कंपनी को एक कॉर्पोरेट बना दिया। मैं एलिवेटर में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़ा होता था और उनके नाम नहीं जानता था। मुझे अपनी ही कंपनी में अजनबी फील होने लगा। ये बहुत बड़ा लेसन है इंडियन यूथ के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रोथ ही सब कुछ है, स्टार्टअप बड़ा हो जाए, फंडिंग मिल जाए। लेकिन टोनी को रियलाइज हुआ कि ग्रोथ विदाउट कल्चर इज कैंसर। द $265 मिलियन मिस्टेक, द एग्जिट। 1998 माइक्रोसॉफ्ट ने दरवाजा खटखटाया। बिल गेट्स की कंपनी लिंक एक्सचेंज को खरीदना चाहती थी। ऑफर था $265 मिलियन। टोनी की उम्र सिर्फ 24 साल थी। अगर वो डील साइन करता तो उसे तुरंत $40 मिलियन मिलते, और बाकी पैसे तब मिलते अगर वो अगले 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता। इसे कहते हैं वेस्ट इन पीस, यानी शांति से रुकना और पैसे लेना। हर कोई टोनी से कह रहा था कि साइन कर दो, पागल मत बनो, 1 साल की तो बात है, चुपचाप बैठो, मीटिंग्स अटेंड करो और रिटायर हो जाओ। टोनी ने डील साइन कर दी। लिंक एक्सचेंज बिक गई। टोनी माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय बन गया। लेकिन अगले ही दिन से उसका दम घुटने लगा। माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर लिंक एक्सचेंज से भी ज्यादा रिजिड था। टोनी वहां बैठकर टाइम पास कर रहा था। वो मीटिंग में बैठता था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता था। एक दिन टोनी ने हिसाब लगाया, अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो मुझे और पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। टोनी के लिए टाइम पैसे से ज्यादा कीमती था। उसने एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया। उसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का फैसला किया, उस वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने से पहले। इसका मतलब था कि वो $10-15 मिलियन, यानी 100 करोड़ रुपए आज के हिसाब से, टेबल पर छोड़कर जा रहा था। लोगों ने कहा, टोनी तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, बस कुछ महीने और रुक जाते। लेकिन टोनी ने कहा, मैं अपनी जवानी के दिन बोरिंग मीटिंग्स में वेस्ट नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी पैसे मिले। टोनी ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। अब वो फ्री था। उसके पास अभी भी बैंक में $40 मिलियन थे। दिस सर्च फॉर द नेक्स्ट हाई वेंचर फ्रॉग्स। अब टोनी के पास पैसा था और वक्त था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? उसने एक इन्वेस्टमेंट फंड शुरू किया, वेंचर फ्रॉग्स। नाम भी अजीब रखा, क्योंकि वो सीरियस बिजनेसमैन की तरह बिहेव नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, मैं उन लोगों में पैसा लगाऊंगा जो पैशनेट हैं, जो क्रेजी हैं। टोनी ने 27 कंपनीज में पैसा लगाया। उसका अपार्टमेंट एक इंक्यूबेटर बन गया। लोग वहां आते, आइडियाज पिच करते, पार्टी करते। टोनी मूवी राइट्स खरीद रहा था, पोकर खेल रहा था। वो खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो अभी भी ढूंढ रहा था कि उसका लाइफ पर्पस क्या है। वो सिर्फ पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता था, वो कुछ बिल्ड करना चाहता था। तभी एक दिन उसके पास एक वॉइस मेल आया। एक लड़का था, निक स्विनमन। निक का आइडिया सुनकर टोनी पहले हंसा। निक ने कहा, मैं इंटरनेट पर जूते यानी शूज बेचना चाहता हूँ। टोनी ने सोचा, कौन बेवकूफ इंटरनेट पर जूते खरीदेगा बिना पहने? साइज का इशू होगा, फिट का इशू होगा। टोनी फोन रखने ही वाला था कि निक ने अगला सेंटेंस बोला, टोनी, अमेरिका में फुटवेयर मार्केट $40 बिलियन का है, और इसमें से 5% लोग मेल ऑर्डर कैटलॉग से जूते मंगवाते हैं। अगर इंटरनेट उसका आधा भी ले ले तो ये $1 बिलियन बिजनेस है। टोनी रुक गया। $40 बिलियन। उसने नंबर्स देखे। उसने सोचा, ये लड़का सही कह रहा है।
लेकिन टोनी सिर्फ पैसा नहीं देख रहा था। उसने निक की आंखों में वो पागलपन देखा जो उसने लिंक एक्सचेंज की शुरुआत में महसूस किया था। निक को कोई वीसी पैसा नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे आइडिया फ्लॉप है। टोनी ने कहा ठीक है, मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं सिर्फ इन्वेस्टर नहीं रहूंगा, मैं इन्वॉल्व रहूंगा। इस तरह शुरुआत हुई शूसाइट.com की, जिसका नाम बदलकर बाद में रखा गया ज़ैपोस। ज़ैपोस आया स्पैनिश वर्ड ज़पाटोस से, जिसका मतलब है शूज़। टोनी को लगा ये एक साइड प्रोजेक्ट होगा, पैसा लगाएंगे, बड़ा करेंगे, बेच देंगे। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सारी दौलत और आखिर में उसकी जान, सब कुछ मांग लेगी। ज़ैपोस शुरू तो हो गया, लेकिन चैलेंजेस पहाड़ जितने बड़े थे। लोग जूते खरीद नहीं रहे थे। ब्रांड्स नाइकी, एडिडास ज़ैपोस को जूते देने से मना कर रहे थे। टोनी का पैसा पानी की तरह बह रहा था और डॉट कॉम बबल बर्स्ट होने वाला था। 2000 क्रैश। क्या टोनी अपने $40 मिलियन बचा पाएगा, या ज़ैपोस उसके डाउनफॉल की वजह बनेगा? कैसे टोनी ने एक जूते की दुकान को हैप्पीनेस की फैक्ट्री बनाया, और वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने अमेज़न को डरने पर मजबूर कर दिया? इमेजिन कीजिए आपके पास $40 मिलियन यानी अप्रॉक्स 300 करोड़ रुपीस हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट को कंपनी बेची है। आप सिलिकॉन वाली प्रिंस हैं। आपके पास पेंट हाउस है, मूवीज के राइट्स हैं, पार्टी करने के लिए दोस्त हैं। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में $0 बचे हैं। आपने अपना पेंट हाउस बेच दिया है। आपने अपने पेरेंट्स के पैसे भी लगा दिए हैं, और आप एक छोटी सी शू कंपनी ज़ैपोस को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सेविंग्स जला रहे हैं। लोग कह रहे हैं टोनी पागल हो गया है, इसने जूतों के चक्कर में सब कुछ गवा दिया। ये कहानी किसी हीरो की नहीं, ये कहानी एक गैम्बलर की है। टोनी शे ने पोकर टेबल पर नहीं, बिजनेस टेबल पर ऑल इन किया था। और जिस दिन ज़ैपोस बंद होने वाला था, उस दिन टोनी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने बिजनेस हिस्ट्री बदल दी। आज हम डिकोड करेंगे द डॉट कॉम क्रैश। जब दुनिया भर की स्टार्टअप्स मर रही थीं, टोनी ने ज़ैपोस को जिंदा कैसे रखा? द ड्रॉप शिप डिजास्टर। क्यों टोनी ने डिसाइड किया कि वो इन्वेंट्री खुद खरीदेगा, जबकि ये सुसाइड माना जाता था? द कल्चर बुक, वो एक्सपेरिमेंट जिसने एम्प्लॉयज को कल्ट मेंबर्स बना दिया। स्वागत है द वैली ऑफ डेथ में। द बबल बर्स्ट्स 2000। ईयर 2000। टोनी ने ज़ैपोस में पैसा लगाया था, ये सोचकर कि ये एक साइड इन्वेस्टमेंट होगी। तभी डॉट कॉम बबल फट गया। पेट्स.com, वेब वैन, ई टॉयज, बड़ी बड़ी कंपनीज रातों रात गायब हो गईं। इन्वेस्टर्स यानी वीसीज डर गए। उन्होंने चेकबुक बंद कर दी। ज़ैपोस के पास कैश खत्म हो रहा था। सेल्स हो रही थी, लेकिन प्रॉफिट नहीं था। निक स्विनमन, फाउंडर, ने टोनी से कहा, टोनी हमें और पैसा चाहिए, वरना अगले महीने सैलरी नहीं दे पाएंगे। टोनी के पास चॉइस थी। ज़ैपोस को मरने दें और अपना बचा हुआ पैसा बचा ले, खुद सीईओ बन जाए और इसे बचाएं। टोनी ने ऑप्शन 2 चुना। उसने कहा मैं सीईओ बनूंगा और मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊंगा। टोनी ने वेंचर फ्रॉग्स, अपना फंड का सारा पैसा ज़ैपोस में डाल दिया। जब वो खत्म हुआ तो उसने अपने सैन फ्रांसिस्को पेंट हाउस बेच दिया लॉस में। उसने अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज बेच दी। लोगों ने कहा टोनी रुक जाओ, तुम सड़क पर आ जाओगे। टोनी ने कहा मुझे इस कंपनी में मैजिक दिख रहा है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। ये पैशन नहीं था, ये ऑब्सेशन था। द ड्रॉपशिप नाइटमेयर, टेकिंग कंट्रोल। शुरू में ज़ैपोस का मॉडल ड्रॉप शिपिंग था, मतलब कस्टमर ज़ैपोस पर ऑर्डर करता है, ज़ैपोस ब्रांड नाइकी, एडिडास को ऑर्डर भेजता है, और ब्रांड सीधा कस्टमर को शिप करता है। ज़ैपोस के पास कोई गोडाउन नहीं था। ये मॉडल सेफ था, इन्वेंट्री का रिस्क नहीं था। लेकिन टोनी को ये पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स गलती करते थे। कभी गलत साइज भेजते, कभी लेट भेजते, कस्टमर ज़ैपोस को गाली देता। टोनी ने सोचा अगर हम कस्टमर को खुश नहीं कर पा रहे तो हम बिजनेस में क्यों हैं? टोनी ने एक रैडिकल डिसीजन लिया। उसने कहा हम ड्रॉप शिपिंग बंद करेंगे, हम इन्वेंट्री खुद खरीदेंगे और अपने वेयरहाउस में रखेंगे। फाइनेंस टीम ने कहा टोनी ये सुसाइड है, इन्वेंट्री खरीदने के लिए मिलियंस चाहिए, गोडाउन का रेंट कौन देगा, स्टाफ का खर्चा कौन उठाएगा? टोनी ने कहा हमें कस्टमर एक्सपीरियंस कंट्रोल करना है, चाहे जो कीमत हो। उन्होंने केंटकी में एक वेयरहाउस खोला, क्योंकि वहां यूपीएस का हब था फास्ट शिपिंग के लिए। ये डिसीजन महंगा था। ज़ैपोस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, लेकिन इसने गेम बदल दिया। अब टोनी गारंटी दे सकता था, ऑर्डर करो, 2 दिन में जूते तुम्हारे दरवाजे पर, और सबसे बड़ी बात, फ्री शिपिंग बोथ वेज, यानी मंगवाए फ्री, पसंद ना आए तो वापस भेजना भी फ्री। ये 2003 में अनहर्ड था। लोगों ने कहा लोग पहनकर वापस भेज देंगे, तुम लुट जाओगे। टोनी ने कहा हम रिटर्न पॉलिसी को मार्केटिंग एक्सपेंस मानते हैं, अगर कस्टमर ट्रस्ट करेगा तो वो वापस आएगा। और वही हुआ। सेल्स $1.6 मिलियन से $8.6 मिलियन, फिर $32 मिलियन, फिर $70 मिलियन पहुंच गई। द कल्चर ऑफ वियर्डनेस, लास वेगस मूव। ज़ैपोस सैन फ्रांसिस्को में था, लेकिन टोनी को एक प्रॉब्लम थी।
सैन फ्रांसिस्को में लोग करियर के लिए काम करते थे, उन्हें कस्टमर सर्विस में काम करना छोटा लगता था। टोनी को ऐसे लोग चाहिए थी जो कस्टमर से बात करना एंजॉय करें। उसने मैप देखा। उसने सोचा, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग जो 24/7 जागते हों और हॉस्पिटैलिटी जानते हों। आंसर था लास वेगस। 2004 टोनी ने अनाउंस किया, हम पूरी कंपनी को लास वेगस शिफ्ट कर रहे हैं। 70 एम्प्लॉयज ने अपना सामान पैक किया और टोनी के साथ वेगस चले गए। ये कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं था, ये एक कल्ट था। वेगस में ज़ैपोस का कल्चर एक्सप्लोड हुआ। टोनी ने कहा, क्रिएट फन एंड अ लिटिल वियर्डनेस, थोड़ा अजीब बनो। ऑफिस में लोग नारे लगाते थे, परेड्स, डेस्क पर जंगल बना रखा था, नैप रूम्स थे, फ्री खाना था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था द हायरिंग प्रोसेस। टोनी ने इंटरव्यू में एक नया रूल बनाया, द नाइस गाय टेस्ट। वो कैंडिडेट को एयरपोर्ट से लाने वाले शटल ड्राइवर से पूछते थे, क्या इस कैंडिडेट ने तुमसे अच्छे से बात की? अगर कैंडिडेट ने ड्राइवर के साथ बदतमीजी की तो चाहे वो कितना भी जीनियस हो, रिजेक्टेड। टोनी कहते थे, वी हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल। यानी हम एटीट्यूड के लिए हायर करते हैं, काम तो हम सिखा देंगे। द अल्टीमेट टेस्ट, द पे टू क्विट ऑफर। टोनी को डर था कि लोग सिर्फ पैसे के लिए ना रुक जाएं। उसने एक पॉलिसी बनाई जो आज हार्वर्ड की स्टडी है, द ऑफर। जब नए एम्प्लॉयज़ की 4 वीक्स ट्रेनिंग खत्म होती थी, टोनी उन्हें एक ऑफर देते थे। अगर तुम आज कंपनी छोड़ दो तो हम तुम्हें तुम्हारी सैलरी प्लस $2000 यानी अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपीस कैश देंगे अभी के अभी। लोग हैरान रह जाते थे, क्या काम छोड़ने के पैसे? टोनी का लॉजिक सिंपल था, अगर तुम $2000 के लिए अपना ड्रीम छोड़ने को तैयार हो तो तुम ज़ैपोस के लायक नहीं हो। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो मनी से ज़्यादा मिशन से प्यार करते हैं। सिर्फ 2-3% लोग ऑफर लेते थे, बाकी 97% लोग कहते थे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें ये जॉब चाहिए। इसने एक ऐसी टीम बनाई जो कंपनी के लिए जान देने को तैयार थी। कस्टमर सर्विस इज द न्यू मार्केटिंग। ज़ैपोस मार्केटिंग पर पैसा खर्च नहीं करता था, बिल बोर्ड्स, टीवी एड्स। टोनी ने सारा पैसा कस्टमर सर्विस में लगाया। उनका कॉल सेंटर दुनिया से अलग था। नो स्क्रिप्ट्स। एम्प्लॉयज रोबोट की तरह बात नहीं करते थे, वो दोस्त की तरह बात करते थे। नो टाइम लिमिट। ज़्यादातर कंपनीज चाहती हैं कि कॉल जल्दी कटे, टोनी चाहता था कॉल लंबी चले। रिकॉर्ड है, एक एम्प्लॉय ने कस्टमर से 10 घंटे 43 मिनट्स बात की थी। पिज़्ज़ा रूल। टोनी कहते थे, कॉल सेंटर को कॉल करो और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की कोशिश करो। अगर हमारा एम्प्लॉय मना कर दे तो मैं हार गया। एम्प्लॉयज गूगल करके नियरेस्ट पिज़्ज़ा शॉप का नंबर देते थे। एक बार टोनी एक कॉन्फ्रेंस में था। रात को पार्टी के बाद उसके दोस्तों को भूख लगी। रूम सर्विस बंद थी। टोनी ने कहा, ज़ैपोस को कॉल करो। दोस्त हंसने लगे। टोनी, तुम जूते बेचते हो, खाना नहीं। उन्होंने स्पीकर पर ज़ैपोस को कॉल किया। एम्प्लॉय ने कहा, सर हम फूड डिलीवर नहीं करते, लेकिन आपके होटल के पास 3 पिज़्ज़ा प्लेसेस अभी खुले हैं, मैं नंबर दे देती हूँ। टोनी के दोस्त दंग रह गए। ये थी डिलीवरिंग हैप्पीनेस। टोनी ने प्रूव किया कि ब्रांड एक वादा यानी कि प्रॉमिस है, लोगो नहीं। द डार्क साइड ऑफ पैशन, वर्किंग टिल कोलैप्स। बाहर से सब अच्छा लग रहा था, सेल्स $1 बिलियन क्रॉस करने वाली थी, लेकिन अंदर टोनी अपनी लिमिट्स पुश कर रहा था। वो सोता नहीं था, वो हमेशा पार्टी करता था, ड्रिंक करता था, नेटवर्किंग करता था। उसको लगता था कि अगर वो रुका तो कंपनी रुक जाएगी। उसने अपनी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी थी, कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, सिर्फ ज़ैपोस। वो ऑफिस में ही एक मैट्रेस पर सोता था। उसके पास अभी भी पैसे नहीं थे, सारा पैसा कंपनी में था, सैलरी कम थी, लेकिन वो खुश दिखता था। आई एम बिल्डिंग अ फैमिली। लेकिन 2008 में रिसेशन आ गया। बैंक्स ने ज़ैपोस का क्रेडिट लाइन यानी कि लोन बंद कर दिया। टोनी को लगा, क्या फिर से वही होगा? क्या मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा? ज़ैपोस को बचाने के लिए उसे और पैसे चाहिए थे, लेकिन इन्वेस्टर्स यानी कि सेक्वाया अब थक चुके थे। उन्होंने कहा, टोनी अब बस, कंपनी बेच दो या आईपीओ लाओ, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। टोनी कंपनी बेचना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अगर किसी कॉर्पोरेट ने ज़ैपोस खरीदा तो वो इस वियर्ड कल्चर को मार देंगे। वो ज़ैपोस को अमेज़न नहीं बनने देना चाहता था। लेकिन किस्मत देखो, खरीदार कौन निकला? अमेज़न। कैसे टोनी ने जेफ बेजोस से डील की, कैसे उसने इंश्योर किया कि अमेज़न ज़ैपोस को टच ना करे, और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, होलैक्रेसी, जिसने ज़ैपोस को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। जुलाई 2009 सिलिकॉन वैली में एक खबर आई जिसने सबको हिला दिया। अमेज़न ने ज़ैपोस को खरीद लिया। प्राइस $1.2 बिलियन, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए। ये उस वक्त की सबसे बड़ी ई कॉमर्स एक्विजिशन थी। लोगों ने कहा, टोनी बिक गया, उसने पैसे के लिए अपना कल्चर बेच दिया। अब ज़ैपोस खत्म, अमेज़न उसे निगल जाएगा। जेफ बेजोस को रूथलेस ऑप्टिमाइजर माना जाता था,
टोनी शिये को हैप्पी हिप्पी माना जाता था। ये ऑयल और वाटर का मिक्स था। लेकिन टोनी शिये ने एक ऐसी डील साइन की थी जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। उसने अमेजॉन से कहा, जेफ तुम कंपनी खरीद सकते हो, लेकिन तुम कल्चर नहीं खरीद सकते। ज़ैपोज़ इंडिपेंडेंट रहेगा, हमारा बोर्ड अलग होगा, तुम्हारे रूल्स हम पर लागू नहीं होंगे। बेजोस ने मान लिया। क्यों? क्योंकि बेजोस जानता था कि ज़ैपोज़ के पास कुछ ऐसा है जो अमेजॉन के पास नहीं है, इंसानियत। टोनी ने कंपनी बेची, लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेची। वो अभी भी सीईओ था, वो अभी भी $36,000 की सैलरी लेता था, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में अब $800 मिलियन प्लस आ चुके थे। अब टोनी के पास दुनिया की हर खुशी खरीदने की ताकत थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? जवाब था नहीं। और यहीं से शुरू हुआ टोनी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। स्वागत है द यूटोपिया में, द बुक दैट चेंज्ड एवरीथिंग। डील के बाद टोनी ने सोचा कि मुझे दुनिया को बताना चाहिए कि हमने ये कैसे किया। उसने एक किताब लिखी, डिलीवरिंग हैप्पीनेस। ये कोई बोरिंग बिजनेस बुक नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी। इसने बताया कि बिजनेस का मकसद पैसा कमाना नहीं, खुशी बांटना है। बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई, नंबर 1 स्पॉट पर रही 27 वीक्स तक। टोनी एक ग्लोबल गुरु बन गया। वो अब सिर्फ जूते बेचने वाला नहीं था, वो एक प्रॉफिट यानी कि पैगंबर बन चुका था। लोग उसके पास आते और कहते, टोनी तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, नाइकी टोनी से कल्चर सीखने आने लगी। टोनी को लगा मैंने बिजनेस सॉल्व कर लिया है, अब मुझे कुछ बड़ा सॉल्व करना है। उसने मैप देखा, उसने सोचा कि अगर मैं कंपनी में कल्चर बना सकता हूं, तो क्या मैं शहर में कल्चर बना सकता हूं? द सिटी एज अ स्टार्टअप। लास वेगस का डाउनटाउन एरिया यानी ओल्ड वेगस एक खंडर बन चुका था। क्राइम, ड्रग्स, गरीबी, कोई वहां जाना नहीं चाहता था। टोनी शिये ने कहा, मैं इस शहर को फिक्स करूंगा। उसने अपनी जेब से 350 मिलियन यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए निकाले। उसने कहा, हम डाउनटाउन प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्लान सिंपल और पागलपन था। ज़ैपोस एचक्यू। वो ज़ैपोस का हेडक्वार्टर यहाँ लाएगा, ओल्ड सिटी हॉल बिल्डिंग में। स्मॉल बिजनेस, वो बार्स, रेस्टोरेंट्स और स्टार्टअप्स को फंड करेगा। कम्युनिटी, वो चाहता था कि लोग सड़कों पर मिलें, बातें करें, सेरेंडिपिटी। टोनी ने लास वेगस में ज़मीन खरीदना शुरू किया। उसने एक कंटेनर पार्क बनाया, शिपिंग कंटेनर से बना मॉल। उसने एयर स्ट्रीम ट्रेलर्स का एक पार्क बनाया और खुद वहां रहने लगा। हाँ, एक बिलियनियर जो महल में रह सकता था, वो एक ट्रेलर पार्क में रह रहा था जहां कॉमन टॉयलेट था। क्यों? क्योंकि वो कोलिजन चाहता था। वो चाहता था कि जब वो बाहर निकले तो वो लोगों से टकराएं, बात करें। दुनिया भर से एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स और थिंकर्स वेगस आने लगे। सब कह रहे थे कि टोनी ने नया सिलिकॉन वैली बना दिया है। ये यूटोपिया लग रहा था। द क्रैक्स इन द कॉन्क्रीट, सुसाइड्स एंड यस मैन। लेकिन हर यूटोपिया के नीचे एक डिस्टोपिया छुपा होता है। टोनी ने पैसा तो लगा दिया, लेकिन वो लोगों को फिल्टर नहीं कर पाया। उसके आसपास यस मैन की भीड़ लग गई। लोग आते, टोनी को कोई भी आइडिया पिच करते, जैसे मुझे लामा फार्म खोलना है, मुझे ड्रोन शो करना है, और टोनी चेक काट देता। टोनी को ना बोलना नहीं आता था। वो चाहता था सब खुश रहें, लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं चलता। प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे, और फिर ट्रेजेडी हुई। डीटीपी के कुछ प्रोमिनेंट फाउंडर्स ने सुसाइड कर लिया। प्रेशर इतना ज़्यादा था, टोनी की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थीं। टोनी टूट गया। उसने सोचा मैं खुशी बांटने आया था, लेकिन यहाँ लोग मर रहे हैं। उसने खुद को ब्लेम किया। वो और ज़्यादा पार्टी करने लगा, और ज़्यादा ड्रिंक करने लगा। वो अपने ट्रेलर में अकेला रहने लगा। उसका दिमाग अब बिजनेस पर नहीं, एक्सपेरिमेंट पर था। द बॉसलेस डिजास्टर, होलैक्रेसी। 2013 टोनी को लगा ज़ैपोस बड़ा हो रहा है और स्लो हो रहा है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आ रही थी। टोनी ने एक रैडिकल डिसीजन लिया। उसने कहा, आज से ज़ैपोस में कोई बॉस नहीं होगा। नो मैनेजर्स, नो जॉब टाइटल्स, नो सीईओ, नॉट इवन टोनी। इस सिस्टम का नाम था होलैक्रेसी। ये एक अजीब सिस्टम था जहां सर्कल्स होते थे। फैसले मीटिंग्स में होते थे, बॉस के रूम में नहीं। टोनी ने एम्प्लॉइज को एक ईमेल भेजा, दी ऑफर 2.0। अगर तुम्हें ये नया सिस्टम पसंद नहीं है तो तुम अभी कंपनी छोड़ सकते हो, हम तुम्हें 3 महीने की सैलरी देंगे। टोनी को लगा 5-10% लोग जाएंगे, लेकिन 18% एम्प्लॉइज ने कंपनी छोड़ दी। अप्रॉक्सीमेटली 260 लोगों ने। ज़ैपोस में केओस मच गया। किसको रिपोर्ट करना है, कौन जिम्मेदार है, किसी को नहीं पता था। प्रोडक्टिविटी गिर गई, पुराने एक्सपीरियंस लोग चले गए। टोनी ने सोचा था कि वो कंपनी को टील यानी सेल्फ मैनेजिंग बना रहा है, लेकिन असल में उसने कंपनी की बैकबोन तोड़ दी थी। अमेजॉन दूर से देख रहा था। वो इंटरफेयर नहीं कर सकता था कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लेकिन वो खुश नहीं था। ज़ैपोस जो कभी फन था, अब कंफ्यूजिंग बन गया था। द डिजिटल डिटॉक्स, रिट्रीट टू पार्क सिटी। 2019 आते आते टोनी लास वेगस से थक चुका था। उसको लगा वो वहां ट्रैप्ड है। वो हर वक्त लोगों से घिरा रहता था। उसको शांति चाहिए थी। उसने एक ट्रिप प्लान की, पार्क सिटी यूटा। वहां पहाड़ियां थीं, बर्फ थी, शांति थी। टोनी को लगा ये जगह परफेक्ट है, मैं यहाँ एक नया यूटोपिया बनाऊंगा। उसने वेगस छोड़ दिया, वो पार्क सिटी शिफ्ट हो गया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं गया, वो अपने साथ एक नया ग्रुप लेकर गया। ये लोग उसके पुराने दोस्त नहीं थे, ये नए लोग थे। ये वो लोग थे जो टोनी की इसेंट्रिसिटी यानी सनक को बढ़ावा दे रहे थे। टोनी ने पार्क सिटी
में $70 मिलियन के घर खरीदे। उसने वहां बायो हैकिंग शुरू की। वो देखना चाहता था कि इंसान बिना खाने के कितने दिन रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के हाई एल्टीट्यूड कैसे रह सकता है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर। अगस्त 2020 टोनी शिए ने ज़ैपोस के सीईओ पोस्ट से रिटायर होने का फैसला किया। 20 साल बाद, बिना किसी फेयरवेल पार्टी के, बिना किसी स्पीच के, बस एक ईमेल। अमेज़न ने तुरंत नया सीईओ अपॉइंट किया। टोनी अब पूरी तरह फ्री था, लेकिन रिटायरमेंट उसके लिए आज़ादी नहीं, मौत का पैगाम था। बिना पर्पस के टोनी का दिमाग बिखर गया। पार्क सिटी में उसने अजीब चीज़ें शुरू की। वो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस लेने लगा। वो मोमबत्तियों यानी कैंडल से खेलने लगा। वो डिजिटल डिटॉक्स के नाम पर फ़ोन फेंक देता था। उसके पुराने दोस्तों जूएल द सिंगर ने उसे बचाने की कोशिश की। जूएल ने उसे लेटर लिखा, टोनी, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हें लूट रहे हैं, तुम मर जाओगे। लेकिन टोनी सुनने की हालत में नहीं था। वो ढूंढ रहा था परफेक्ट हैप्पीनेस, लेकिन वो ढूंढने निकला था नथिंगनेस। क्या टोनी बचेगा? क्या वो $800 मिलियन उसकी जान बचा पाएंगे? या वो शेड, वो आग उसका इंतजार कर रही है? आगे में हम देखेंगे द ट्रेजेडी, कैसे दुनिया का सबसे खुश आदमी मिस्टर हैप्पीनेस सबसे अकेलेपन में मरा, और टोनी शे की वो फाइनल लेसन जो उसने अपनी मौत से सिखाई। नवंबर 18, 2020, न्यू लंदन, कनेक्टिकट। रात के 3 बज रहे थे। एक बड़ा सा घर था, उसके पीछे एक छोटा सा लक्कड़ का शेड, स्टोरेज रूम था। उस शेड के अंदर एक आदमी था। वो जमीन पर लेटा हुआ था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। उसके आसपास मोमबत्तियां जल रही थी। ठंड थी, इसलिए उसने एक पोर्टेबल हीटर चलाया हुआ था। अचानक आग लग गई। धुआं शेड में भर गया। फायर फाइटर्स भागे हुए आए। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने चिल्लाया, बाहर आओ, आग लगी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें वो आदमी बेहोश मिला। वो आदमी कौन था? वो कोई बेगर नहीं था। वो कोई होमलेस आदमी नहीं था। वो टोनी शे था, द बिलियनेयर, द सीईओ ऑफ ज़ैपोज़, द मैन हु रोट डिलीवरिंग हैप्पीनेस। उसके बैंक अकाउंट में $840 मिलियन, अप्रॉक्स 7,000 करोड़ रुपए थे। लेकिन वो पैसा उस शेड का दरवाजा नहीं खोल पाया। 9 दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। उम्र 46 साल। दुनिया सुन रह गई। लोगों ने पूछा, क्यों? एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, वो एक शेड में क्यों मरा? आज हम डिकोड करेंगे द ट्रेजेडी, कैसे हैप्पीनेस बेचने वाला आदमी खुद डिप्रेशन का शिकार बना, और वो कौन लोग थे जो उसके आसपास थे जब वो मर रहा था। स्वागत है द फाइनल लेसन में। द कोर्ट ऑफ एनेबलर्स, पार्क सिटी 2020। अगस्त 2020 में टोनी ने ज़ैपो से रिजाइन किया। उसने लास वेगस छोड़ दिया और पार्क सिटी, यूटा शिफ्ट हो गया। वहां उसने $70 मिलियन के मैंशंस खरीदे। टोनी अकेला नहीं रहना चाहता था। उसने लोगों को इनवाइट किया अपने साथ रहने के लिए। लेकिन ये लोग उसके पुराने दोस्त लिंक एक्सचेंज या ज़ैपोज़ वाले नहीं थे। ये नए लोग थे। टोनी उन्हें सैलरी देता था बस वहां रहने के लिए। किसी को $6,000 महीना, किसी को $10,000, किसी को और ज़्यादा। टोनी ने एक सिस्टम बनाया था, अगर तुम मुझे खुश रखते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लोगों ने टोनी को किंग की तरह ट्रीट करना शुरू किया। अगर टोनी कहता मुझे दीवार पर स्टिकी नोट्स लगाने हैं, तो लोग कहते यस टोनी। अगर टोनी कहता मुझे खाना नहीं खाना, तो लोग कहते यस टोनी। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। उसके असली दोस्त जूएल द सिंगर जब मिलने आए तो उन्होंने देखा कि टोनी बदल चुका है। उसका वजन 100 पाउंड्स मतलब 45 किलो से कम हो गया था। वो बायो हैकिंग कर रहा था। वो ऑक्सीजन कम लेता था, नाइट्रस ऑक्साइड यूज करता था। वो खाना नहीं खाता था, स्टावेशन। वो सोता नहीं था। जूएल ने उसके घर से निकलते वक्त एक लेटर लिखा, टोनी, आई एम लीविंग, आई कैन नॉट वॉच यू डाई। द पीपल अराउंड यू आर किलिंग यू, दे आर टेकिंग योर मनी एंड फीडिंग योर मैडनेस। लेकिन टोनी ने वो लेटर पढ़ा ही नहीं। द 10 मिनट रूल, द ब्रेकडाउन। टोनी का दिमाग तेजी से स्पाइरल कर रहा था। उसने एक नया रूल बनाया, द 10 मिनट रूल। उसने कहा, मेरे पास वक्त कम है, मैं हर 10 मिनट में एक नया आइडिया एग्जीक्यूट करूंगा। वो स्टिकी नोट्स पर आइडियाज लिखता और दीवारों पर चिपका देता। पूरा घर स्टिकी नोट से भर गया। आइडियाज क्या थे? वर्ल्ड पीस, सॉल्विंग हंगर, फ्लाइंग कार्स। लेकिन रियलिटी में वो बस हेलुसिनेशंस थे। टोनी को लगता था कि उसने डिजिटल एज को हैक कर लिया है। वो फोन यूज नहीं करता था। लोगों को उससे बात करने के लिए स्टिकी नोट्स लिखने पड़ते थे। उसके आसपास के लोग, साइकोफैंस, देख रहे थे कि वो मर रहा है, लेकिन वो चुप थे। क्यों? क्योंकि जिस दिन टोनी ठीक हो जाता उस दिन उनकी सैलरी बंद हो जाती। उन्होंने टोनी की मेंटल इलनेस को जीनियस बोलकर एनकरेज किया। ये एनेबलर्स का सबसे बड़ा खतरा है। बिलियनर्स अक्सर अकेले होते हैं क्योंकि कोई उन्हें नो बोलने की हिम्मत नहीं करता। द फैटल ट्रिप, कनेक्टिकट। नवंबर 2020, टोनी अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ लोगों के साथ कनेक्टिकट गया। वो वहाँ एक फैमिली गैदरिंग में था।
रात को उसका झगड़ा हुआ। वो गुस्से में बाहर निकला और उस शेड में चला गया। उसने दरवाज़ा लॉक किया। उसने अंदर हीटर जलाया, मोमबत्तियां जलाई। शायद वो ऑक्सीजन डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट कर रहा था। शायद वो बस अकेला रहना चाहता था। लेकिन आग लग गई। टॉक्सिक धुआं फैल गया। जब फायर फाइटर्स ने उसे निकाला, तब तक उसका दिमाग ऑक्सीजन की कमी से मर चुका था। 9 दिन बाद डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। टोनी शे मर गया, बिना वसीयत के, बिना शादी के, बिना बच्चों के। उसके पीछे बचा $840 मिलियन, हजारों स्टिकी नोट्स और एक टूटा हुआ दिल। द मेसी आफ्टरमैथ। टोनी की मौत के बाद उसकी फैमिली, पेरेंट्स और भाई और उसके फ्रेंड्स एनेबलर्स के बीच जंग शुरू हो गई, क्योंकि टोनी ने विल नहीं लिखी थी। लोगों ने स्टिकी नोट्स दिखाकर कहा, देखो टोनी ने मुझे $10 मिलियन देने का वादा किया था इस नोट पर। यह ट्रेजेडी थी। एक आदमी जिसने दुनिया को ऑर्गेनाइज करना सिखाया, ज़ैपोस जैसा, उसकी अपनी लाइफ इतनी डिसऑर्गेनाइज थी। आखिरकार कोर्ट ने सारा पैसा उसके फादर और ब्रदर को दिया, लेकिन टोनी का सपना डाउनटाउन प्रोजेक्ट रुक गया। ज़ैपोस आज भी चल रहा है, लेकिन टोनी की सोल वहां से जा चुकी है। द ट्रू लेगेसी, वॉट रिमेन्स। तो टोनी शे ने हमें क्या दिया? सिर्फ जूते नहीं, उन्होंने हमें एक नया कॉर्पोरेट रिलीजन दिया। आज जब आप किसी स्टार्टअप में फ्री फूड देखते हैं या कैजुअल ड्रेस कोड देखते हैं, वो टोनी की वजह से है। आज जब अमेज़ॉन आपको कस्टमर ऑब्सेशन दिखाता है, वो टोनी की वजह से है। उन्होंने सिखाया कि बिजनेस ट्रांजैक्शनल नहीं, इमोशनल होता है। लेकिन उन्होंने एक वार्निंग भी दी। उन्होंने अपनी मौत से हमें बताया कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ प्रैक्टिस। खुशी कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंच जाओगे, ये एक आदत है। टोनी ने सोचा था कि $1 बिलियन कमाकर वो खुश हो जाएंगे। गलत। टोनी ने सोचा था कि पूरा शहर खरीद कर वो खुश हो जाएंगे। गलत। खुशी तब मिलती है जब आप अपने अंदर शांति ढूंढते हैं, बाहर नहीं। द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन यूथ। टोनी शे की लाइफ और डेथ से हम क्या सीख सकते हैं? द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अ मीनिंगफुल लाइफ। स्टेप 1, डोंट वेस्ट इन पीस, टाइम ग्रेटर देन मनी। टोनी ने माइक्रोसॉफ्ट के $10 मिलियन ठुकरा दिए थे क्योंकि वो खुश नहीं थे। इंडियन यूथ अक्सर बोरिंग जॉब्स में फंसे रहते हैं, सिर्फ सैलरी के लिए। लेसन, पैसा वापस आ सकता है, वक्त नहीं। अगर आपका दम घुट रहा है तो क्विट करने की हिम्मत रखो। स्टेप 2, चूज योर सर्कल केयरफुली, नो यस मैन। टोनी मरा क्योंकि उसके आसपास यस मैन थे। अगर आपके दोस्त आपकी गलत बात पर भी हाँ मिलाते हैं तो वो दुश्मन है। लेसन, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके मुंह पर बोल सकें कि भाई तू गलत कर रहा है, वही आपको बचाएंगे। स्टेप 3, कल्चर इज योर मोट। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस मत करो, लोगों पर फोकस करो। टोनी ने कहा था, कंपनीज डोंट डाई बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, दे डाई फ्रॉम सुसाइड, इंटरनल कल्चर खराब होने से। लेसन, हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल। स्टेप 4, चेज विजन नॉट मनी। टोनी ने ज़ैपोस तब शुरू किया जब सब कह रहे थे फेल होगा। उसने 242 इन्वेस्टर्स के रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी, हार्वर्ड शुल्स की तरह। लेसन, क्रेजी आइडियाज ही दुनिया बदलते हैं, सेफ आइडियाज सिर्फ सैलरी देते हैं। स्टेप 5, हैप्पीनेस इज इनसाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। टोनी ने पूरी दुनिया में खुशी ढूंढी, पार्टीज में, प्रोजेक्ट्स में, ड्रग्स में, लेकिन वो अपने अंदर झांकना भूल गया। लेसन, मेंटल हेल्थ रियल है। सक्सेस डिप्रेशन का इलाज नहीं है। अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं तो $1 बिलियन भी आपको जोड़ नहीं सकते। हेल्प मांगो। द फायर एंड द लाइट। टोनी शे एक शूटिंग स्टार की तरह थे। वो तेजी से आए, बहुत चमके और जल्दी जल गए। लेकिन जलने से पहले उन्होंने हजारों लोगों को रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखाया कि एक बोरिंग कॉल सेंटर जॉब भी कूल हो सकती है। उन्होंने दिखाया कि एक कस्टमर को खुश करना प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, टोनी शे उस शेड में अकेले मरे थे, लेकिन उनका मैसेज आज भी जिंदा है। तो अगली बार जब आप किसी कस्टमर से बात करें या किसी स्ट्रेंजर से मिलें, तो मुस्कुरा दीजिए। सिर्फ ट्रांजैक्शन मत कीजिए, कनेक्शन बनाइए। क्योंकि जैसा टोनी कहते थे, पीपल मे नॉट रिमेंबर वॉट यू सेड और डिड, बट दे विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। जय हिंद।